नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। आखिरकार पंजशीर भी तालिबान के सामने हार गया। रेजिस्टेंट फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार की लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हुई है। 100 करोड़ की वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी 16-17 सितंबर के बीच होने वाली शंघाई कोऑपरेशन समिति में आतंकवाद पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे और हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। और झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने पर सियासी हलचल तेज हो गई। खबरें विस्तार से देखें तो आखिरकार पंजशीर भी तालिबान के सामने हार गया। रेजिस्टेंट फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार की लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हो गई। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस में अपना झंडा भी लहरा दिया। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान ने झंडा फहराते हुए वीडियो भी जारी किया। तालिबान ने इस दावे के बाद रेजिस्टेंट फोर्स ने कहा कि पंजशीर घाटी में जंग जारी रहेगी। पंजशीर में रेजिस्टेंट फोर्सेस के ठिकानों पर रविवार को हवाई हमले किए गए थे। अफगानी मीडिया की खबरों के मुताबिक ये हमले पाकिस्तानी पायलट्स ने किए थे। पंजशीर में रेजिस्टेंट के प्रमुख नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहिल जिस घर में ठहरे थे, रविवार को उस पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। इसी के बाद साहिल ताजिकिस्तान चले गए। अहमद मसूद के पंजशीर में ही सुरक्षित ठिकाने पर होने की खबरें थी। तालिबान ने रविवार को दावा किया कि पंजशीर को जल्द ही मसूद परिवार से आजाद घोषित कर दिया जाएगा और घाटी में भी तालिबानी प्रशासन होगा। और ऐसा ही हुआ। पंजशीर में रविवार को रेजिस्टेंट फोर्स के कमजोर पड़ने की खबर सामने आने लगी। अहमद मसूद ने तालिबान के सामने जंग खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले उन्होंने पंजशीर और अंदराब में तालिबानी हमले रोकने की शर्त रखी थी। तालिबान यहां काफी मजबूत स्थिति में थे। तालिबानी लड़ाके किसी भी तरह पंजशीर पर कब्जा चाहते थे। लड़ाई मसूद ने शुरू की थी, इसीलिए तालिबानी लड़ाकों में गुस्सा था। इस गुस्से और ताकत के दम पर तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया। सौ करोड़ की वसूली मामले यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। 5 बार बुलाने के बाद भी देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हर बार उनके वकील केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुए और बढ़ती उम्र और बीमारी, तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए पेशी में छूट मांगते रहे। इस लुकआउट नोटिस के बाद अब पूर्व मंत्री अनिल देशमुख देश छोड़कर नहीं जा सकते। एजेंसी की इस कार्रवाई के बाद अब देशमुख की गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। इसी मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव और निजी सहायक संजीव पलांडे व कुंदन सिंधे को ईडी ने 26 जून को अरेस्ट किया था। दोनों के खिलाफ 23 अगस्त को चार्जशीट भी दायर की गई। दोनों पर रिश्वत के पैसों को जमा करने और उन्हें काले से सफेद करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन के माध्यम से मुंबई के कई बार और पब से 4.7 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। पैसे वसूलने के काम संजीव पलांडे और कुंदन सिंधे के जरिए किया गया। सचिन फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक बारात मिट्टी के केस और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में तलोजा जेल में बंद है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। उसकी 2 जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब आमने सामने आएंगे मोदी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 सितंबर के बीच होने वाली शंघाई कॉरपोरेशन समिति में आतंकवाद पर बात करेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस समिति में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होने वाली समिति में मोदी खुद मौजूद नहीं रहेंगे। मोदी वर्चुअली समिट में अपनी स्पीच देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इनमें दिए गए भारत के स्टेटमेंट को देखते हुए माना जा रहा है कि मोदी की स्पीच में तालिबान का जिक्र नहीं किया जाएगा। इमरान खान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सेंट्रल एशियन देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस मीटिंग में खुद मौजूद रहेंगे। मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वर्चुअल इस समिति से जुड़ेंगे। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान एससीओ के मेंबर है। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी में ये बात मजबूती से रखी गई थी कि तालिबान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को डराने या आतंकवादियों को शरण देने के लिए नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया था कि तालिबानी अपने उस वादे को पूरा करेंगे जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान से सभी विदेशी नागरिक सुरक्षित बाहर भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं और हमारी धैर्य की परीक्षा न ली जाए। कोर्ट ने ये बातें ट्रिब्यूनल में रखी गई वैकेंसी न भरे जाने के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर की थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, अब तक कितने लोगों को अपॉइंट किया गया? आपने कहा था कि कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था, कहाँ है ये अपॉइंटमेंट? मद्रास बार एसोसिएशन में हमने जिन प्रावधानों को खत्म किया था, ट्रिब्यूनल एक्ट भी ठीक उसी तरह है। हमने जो निर्देश आपको दिए थे उसके हिसाब से अभी तक अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुए? सरकार अपॉइंटमेंट न करके ट्रिब्यूनल को शक्तिहीन बना सकती है। कई ट्रिब्यूनल बंद होने के कगार पर है। हम इन हालात से बेहद नाखुश है। हमारे पास अब तक केवल 3 विकल्प है। पहला ये है कि हम कानून पर रोक लगा दें, दूसरा हम ट्रिब्यूनल बंद कर दें और सारे अधिकार कोर्ट को सौंप दें, तीसरा हम खुद अपॉइंटमेंट कर ले। मेंबर्स की कमी के चलते एनसीएलटी और एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल के काम ठप है। तुषार मेहता ने कहा कि सर्च और सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री 2 हफ्ते में फैसला लेगी। मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, तब मैं आपके सामने इस मुद्दे पर जवाब पेश करूंगा। इस पर अदालत ने कहा कि हम सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे और उम्मीद है कि तब तक अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के बात पर सियासत तेज हो गई। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग कमरा अलॉटमेंट करने पर सियासत गर्मा में आ गई। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने जाल मंजीरें बजाकर भजन भी गाए। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बीजेपी विधायकों ने कहा, नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने का आदेश विधानसभा अध्यक्ष को वापस लेना चाहिए, तभी विधानसभा चलेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है, आस्था पर सियासत नहीं करनी चाहिए, समय से नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया गया है। इस मुद्दे को बीजेपी बेवजह तल दे रही है। 2 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ मेहता को आदेश पर नमाज के लिए कमरा नंबर TW 348 अलॉट किया गया था। इस मुद्दे पर बीजेपी ने 1 सप्ताह से विरोध का खाका जारी किया। 6 सितंबर को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया। 7 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 8 सितंबर को रांची में झारखंड विधानसभा के सामने बीजेपी धरना देगी। इसके अलावा 9 सितंबर को पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उन्हें सारे हालात की जानकारी भी देगा। रविवार को बीजेपी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरी। राज्य के सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला भी फूंका। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गोड्डा में और रघुवर दास ने जमशेदपुर में सरकार को घेरा और आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी से ईडी आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करेगी। अभिषेक ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि एजेंसी ने मुझे तलब किया था। मैं जांच एजेंसी का सहयोग करूंगा। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी और बीजेपी पर निशाना भी साधा। टीएमसी सांसद का कहना था, अगर जांच एजेंसियों के पास किसी भी मामले में मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो उसे सार्वजनिक करे। टीएमसी आपके सामने कभी नहीं झुकेगी। आप जो कर सकते हैं करें। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई साबित कर सकता है कि मैंने किसी से 10 पैसे भी लिए हैं तो मैं खुद को फांसी लगा दूंगा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, मैंने नवंबर में एक जनसभा में कहा था कि मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया है। हालांकि मामला कोलकाता से संबंधित है। वे चुनाव हार गए और अब बदला लेने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी, बीजेपी के किसी भी राष्ट्रीय नेता का लाइव टेलीविजन शो में मेरा सामना करवा दे। वो समय और जगह चुन ले। मैं साबित करूंगा कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। अभिषेक बैनर्जी आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। कोयला तस्करी को लेकर हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। अभिषेक की पत्नी रुजिरा बैनर्जी को भी एजेंसी ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए अपने घर पर ही पूछताछ करने की अपील की थी। जावेद अख्तर को शिवसेना ने आईना दिखाया। गीतकार गुलजार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तुलना तालिबान से करने के लिए खड़े हुए विवाद के बीच शिवसेना ने आरएसएस का समर्थन किया। सोमवार को पार्टी के मुखपत्र सामने की संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाया जाएगा। आरएसएस और तालिबान की तुलना करना सही नहीं है। इस विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों को आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। सामना में शिवसेना ने लिखा, संघ या शिवसेना तालिबानी विचारों वाली होती तो इस देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून नहीं बन पाता। लाखों मुस्लिम महिलाओं को आजादी की किरण नहीं दिखी होती। हालांकि भाजपा नेता ने इस संपादकीय को शिवसेना की जलेबी वाली भाषा में लिखा लेख भी बताया है। शिवसेना ने लिखा, अफगानिस्तान का तालिबानी शासन मतलब समाज और मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तान, चीन जैसे राष्ट्रों ने उसका साथ दिया है। हिंदुस्तान की मानसिकता वैसी नहीं दिखी। हम हर तरह से जबरदस्त सहिष्णु हैं। लोकतंत्र के बुरखे की आड़ में कुछ लोग तानाशाही लाने का प्रयास कर रहे होंगे, फिर भी उनकी सीमा है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करना उचित नहीं है। सामना में आगे लिखा गया है कि जावेद अख्तर अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं। देश में जब जब धर्मांध राष्ट्रद्रोही विकृतियां उफान पर आई, तब जावेद अख्तर ने उन धर्मांध लोगों के मुखौटे फाड़े। कट्टरपंथियों की परवाह किए बगैर उन्होंने वंदे मातरम गाया है। फिर भी संघ की तालिबान से की गई तुलना हमें स्वीकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लक्षित आबादी के कोविड-19 टीकाकरण अभियान पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से संवाद किया। पीएम मोदी ने हिमाचल के लोगों को बधाई दी। हिमाचल ने अपनी क्षमता और भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया। इस कारण 100% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल हुई है। इस अभियान में हमारी बहनों की विशेष भूमिका रही। स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी देशवासियों का परिणाम है और उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों और अपने असूलों पर विश्वास किया तो ये मुकाम हासिल किया है। जयराम सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था की है और कठिन भौगोलिक स्थिति और टीकाकरण की वेस्टेज के बिना लक्ष्य को हासिल किया। हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी अफवाह व अपवाद को टिकने नहीं दिया गया। हिमाचल इस बात का प्रमाण है कि इसका ग्रामीण समाज किसी प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण को सशक्त कर रहा है। पीएम मोदी ने दवाएं ले जाने के लिए ड्रोन के उपयोग पर भी जोर दिया। पीएम ने ड्रोन तकनीक को हिमाचल के लिए बहुत उपयोगी बताया। पूरे प्रदेश में लक्षित आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। पीएम मोदी ने सुबह 11 बजे वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्र युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मजबूत नेतृत्व मिला है जिसका ही यह परिणाम है कि वैक्सीन लग रही है। पीएम मोदी का हिमाचल के लिए विशेष लगाव है। कोविड के दौरान हिमाचल प्रदेश ने बेहतर काम करने का प्रयास किया।
फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी विमान भी निकलते हुए अब करीब एक हफ्ता बीत चुका है। इसी अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के बीच में अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि जिन अफगानी नागरिकों को वह बतौर रेफ्यूजी अफगानिस्तान से निकाल कर लाया है उन्हें कैसे बसाए। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इन अफगानी रेफ्यूजियों की संख्या 80,000 से ज्यादा है। देश में बसाने से पहले इन रेफ्यूजियों की गहन जांच की जा रही है, जिसके लिए पेंटागन के 4 सैन्य बेस के अलावा कुछ और जगहों को भी तैयार किया गया है। इस जांच के बाद ही उन्हें स्पेशल इमिग्रेंट वीजा दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जांच में सही पाए जाने के बाद भी वीजा की शर्तें पूरी नहीं कर पाते। उन्हें ह्यूमैनिटेरियन पैरोल पर देश में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि अफगानिस्तान से जो लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं उन्हें पहले सैन्य बेस पर रखा जा रहा है। 30 दिनों तक उनकी गहन जांच हो रही है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटीज विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि रेफ्यूजियों का पूरा इतिहास खंगालने के साथ ही बायोमेट्रिक जांच भी हो रही है। कुछ लोगों को इस जांच के सिलसिले में कतार व भी ले जाएगा। जांच के लिए पेंटागन ने अपने 4 सैन्य बेस तय किए हैं। ब्रिटिश सांसदों के पहनावे का एक नया कोड जारी हुआ। ब्रिटेन में अब जून पर संसद नहीं चलेगी। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने और कोविड-19 के बाद सोमवार से सभी सांसद सदन लौटेंगे। वे अब देश के मुद्दों और योजनाओं पर रूबरू चर्चा करेंगे। इस बीच स्पीकर सर लिंडसे हॉयल ने सांसदों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में व्यवहार और शिष्टाचार के नियम अपडेट किए, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट के कारण होने वाली ढिलाई से निपटा जा सके। हॉल के पूर्ववर्ती स्पीकर जॉन बर्को ने अधिक उदारवादी नीति अपनाई थी और कहा था कि सांसदों के लिए निश्चित ड्रेस कोड नहीं है। अब सांसदों के लिए पाबंदियां लगाते हुए कहा गया है कि वे सदन में जीन्स, चिनोस, टॉप, सीवियर टी-शर्ट पहनकर न आए। सांसद मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे, ताली भी नहीं बजा सकेंगे। हॉल का मानना है कि बहस का बहुत सा समय इसी में चला जाता है। वहीं सदन में मौजूद रहते हुए गीत गाने या भजन कीर्तन को अनुमति नहीं होगी। दरअसल सितंबर 2019 में लेबर पार्टी के सांसद ने सदन में गाने गाकर विरोध जताया। इसके बाद कार्यवाही स्थगित हुई थी। कानपुर में अब नए बुखार का कहर जारी है। अब तक 18 मौतें हो चुकी। कानपुर शहर में बुखार के कहर हावी होता नजर आया। इससे अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। कल्याणपुर के कुरसौली गांव में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आए। यहां रविवार तक 6 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 4 मौतें बीते 48 घंटे में हुई है। डीएम के आदेश के बाद अब चीफ मेडिकल ऑफिसर खुद अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और मच्छर के लार्वा खत्म करने के लिए दवा का छिड़काव करवाया। लगातार हो रही मौतों से कुरसौली में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। बहुत से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। जिन घरों में लोग हैं वहीं भी किसी न किसी को बुखार है। गांव वालों का कहना है कि इतना सन्नाटा इस गांव में कोरोना के समय में भी नहीं हुआ था। कुरसौली गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है अगर यहां अच्छी सुविधाएं होती तो शायद उन 6 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यहां बने सरकारी हेल्थ सेंटर में खून की जांच की सुविधा भी नहीं है। यहां से ब्लड सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजे जाते हैं। ऐसे में रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। तब तक मरीज की हालत बिगड़ जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशान साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डटा निडर है इधर है।
भारत भाग्य विधाता। इस ट्वीट में राहुल एक गलती कर बैठे। दरअसल उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों की जो तस्वीरें लगाई वो फरवरी माह की है, जबकि उनके ट्वीट से लग रहा है कि वो मुजफ्फरनगर में रविवार को हुई महापंचायत का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने उन पर पलटवार किया। मालविया ने दावा किया कि जो तस्वीर राहुल गांधी ने शेयर की वह काफी पुरानी है। उन्होंने लिखा कि राहुल को किसान महापंचायत के लिए पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये बताता है कि किसान आंदोलन के नाम पर फैलाया गया प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में पंजशीर की फतह हुई। पंजशीर में पाकिस्तान की एंट्री होने के कुछ देर बाद ही पंजशीर ने भी हार मानी। इसी के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। रविवार को तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने रेजिस्टेंट फोर्सेस के ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमले किए थे। पंजशीर में रेजिस्टेंट के प्रमुख नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहेल जिस घर में ठहरे थे उस पर हमला हुआ था। इसके बाद साहेल तजाकिस्तान भाग गया। अहमद मसूर पंजशीर में ही सुरक्षित ठिकाने पर है, लेकिन पंजशीर अब तालिबान के कब्जे में आ गया। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइल दागी। इनमें रेजिस्टेंट के प्रवक्ता हमीद दस्ती और 5 अन्य लड़ाकों की मौत हुई। दस्ती पेशे के पत्रकार थे और 15 अगस्त तक काबुल डेली के संपादक भी थे। अहमद मसूद के करीबी और पंजशीर बलों के प्रमुख साहेल मोहम्मद रेगिस्तानी भी रविवार को हमलों में मारे गए। अफगानिस्तान पर कब्जा करने की जंग में पाकिस्तान हर कदम पर तालिबान का साथ देता आया है। दरअसल तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ही बनाया था। बाद में भी ISI ने तालिबान को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देना जारी रखा। हक्कानी नेटवर्क से भी ISI के गहरे रिश्ते हैं जो तालिबान के लिए काम करता है। पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में खास तौर से केटा शहर में तालिबान लड़ाकों और उनके परिवारों को पनाह दी। तालिबान के घायल लड़ाकों का पेशावर और कराची के अस्पतालों में इलाज तक करवाया गया। हक्कानियों के लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट, तस्करी और अन्य बिजनेस को चलाने का मौका दिया, जिससे उसकी बार मशीन चलती रही। जम्मू कश्मीर के 30 वर्षों से अधिक तक अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने वाला नेता सैयद अली शाह गिलानी का जब आवास पर निधन हुआ, वहीं उनके निधन पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी सियासत तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। यहां तक कि PM इमरान खान ने भारत पर निशान साधा और गिलानी को पाकिस्तानी बताते हुए देश के झंडे को सीधा झुकाने का ऐलान किया। बता दें कि गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और उनकी मौत के बाद कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाने को लेकर स्थानीय पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अलगाववादी नेता गिलानी के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर भारत की आलोचना की। एक ट्वीट में पाकिस्तानी PM इमरान खान ने कहा कि गिलानी का शरीर को छीनना और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करना भारत के फाजीवाद और उदाहरण है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने गिलानी के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी सैयद अली गिलानी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपने लोगों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्हें कब्जे वाले भारतीय राज्य द्वारा कैद और यातना का सामना करना पड़ा, लेकिन वे दृढ़ रहे। उन्होंने लिखा था, हम पाकिस्तान में उनके साहसी संघर्ष को सलाम करते हैं, उनके शब्दों को याद करते हैं। उन्होंने कहा था, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का झंडा आधा झुका रहेगा और हम एक दिन आधिकारिक शोक मनाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। चौथे दिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली दूसरी पारी में 6 रन से अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। कोहली का विकेट मोइन अली ने लिया। 50 से चूक जाने पर कोहली निराश नजर आए और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। विकेट गंवाकर लौटने के बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम के गेट पर हाथ दे मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल कोहली पारी के 111वें ओवर में मोइन अली के ओवर की आखिरी गेंद पर डिफेंड करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे पर लगते हुए सीधे क्रेग ओवरटन के हाथों में चली गई। कोहली आसानी से अपना विकेट गंवाने के बाद गुस्से में नजर आए। उस समय वह 96 गेंदों पर 44 रन बनाकर खेल रहे थे।
कोहली जब ड्रेसिंग रूम में से लौटे तो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाए और अपना दाहिना हाथ दरवाजे पर जोर से दे मारा। इसी के साथ अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।